हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चल राइट, चलिए फिर। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है ना? ये एक नए तरीके से अब आपको हम लोग कैरी करने वाले हैं। एक सवाल मैं दूंगा आपको। इस वीडियो में मैं पूरे पोस्टमार्टम करूंगा इस कॉन्सेप्ट को, और लास्टली आपको इसका जवाब पता चलेगा कि इसमें एक एक शब्द जो लिखे गए हैं सवाल में, इसका मतलब क्या था और इस सवाल का जवाब क्या है। तब तक आप भी थोड़ा वीडियो पॉज कर लें और देखें कि कितना आपको समझ में आ रहा है। ज्यादा पॉज नहीं करें, 10 सेकंड के लिए, दैट्स इट। देखिए सवाल पहले देखते हैं। कैन आर्टिकल 368 चेंज फंडामेंटल राइट इन एब्सोल्यूट वे? हिंदी में मैं इसको बताता हूं। क्या अनुच्छेद 368 मौलिक अधिकार को बदल सकता है? लेकिन ये शब्द देखिए आपके लिए थोड़ा खतरनाक हो गया। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी तरह से, मतलब कोई सीमा नहीं रहेगी बदलने में। जितने हद तक चाहो उतने हद तक आप उसे बदल सकते हो। अगर ऐसा करने के लिए अगर आप सक्षम हैं, इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, तो ये माना जाता है कि आप एब्सोल्यूट तरीके से किसी चीज को बदल सकते हैं। ठीक है? तो यानी कि सवाल का मतलब यही है कि क्या आर्टिकल 368 अमेंडमेंट, संशोधन जो करते हैं हम लोग, क्या मौलिक अधिकार में वो पूरा पूरा बदलाव कर सकते हैं, जो मन चाहे कर सकते हैं? आइए देखते हैं, इसका जवाब देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए, आर्टिकल नंबर 13 ये क्या है? इसकी जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि कोई भी लॉ अगर किसी, मैं फंडामेंटल राइट को एफआर लिखूंगा आप तो समझ जाएंगे। कोई भी लॉ अगर किसी फंडामेंटल राइट का हनन कर दे, यानी वॉयलेट मतलब क्या होता है? उसको हनन कर दे। ठीक है? तो एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, फंडामेंटल राइट का वो क्या कर दे कि वो उसे वॉयलेट कर दे, तो ये जो लॉ है, इस लॉ को आप क्या करेंगे? इस लॉ को आप खत्म कर देंगे। सिंपल सी बात यही है। ठीक है? इस लॉ को आप खत्म कर देंगे। ये कहता है आर्टिकल नंबर 13, अनुच्छेद 13, ये कहता है कि कोई भी लॉ है अगर वो किसी एफआर का, फंडामेंटल राइट का हनन करता है, वॉयलेशन करता है, उसे काटता है, तो उस लॉ को आपको खत्म कर देना है। लेकिन किसको खत्म करना है? आप खत्म करेंगे या मैं? नहीं सर, ये खत्म किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगी और उस लॉ को खत्म कर देगी। क्यों भाई? क्योंकि वो बोलेगी देखो, आपने एक पर्टिकुलर मौलिक अधिकार, मान के चलिए अनुच्छेद 15, इसका आपने हनन किया है। ये कानून जो है वो आर्टिकल 15 का वॉयलेशन करती है। ये परिभाषा दी गई है, ये डेफिनेशन दिया गया आपको आर्टिकल नंबर 13 में। लेकिन आपको समझना तो ये पड़ेगा ना कि सर लॉ के डेफिनेशंस में आता क्या क्या है, वो कौन कौन सी चीजें होंगी जिसे हम लॉ मानेंगे, है ना? क्या संशोधन को लॉ मानेंगे, क्या ऑर्डिनेंस को मानेंगे? आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, लॉ की परिभाषा यानी लॉ की डेफिनेशन क्या है, किस किस चीज को आप लॉ मानते हैं, आपको अभी के लिए बस 3 पॉइंट बस याद रखने हैं। दैट्स इट। पहला, पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट जो बनता है, उसे हम लोग लॉ की परिभाषा में रखते हैं। दैट कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ द लॉ। ठीक है? दूसरा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, किसी स्टेट का अगर कोई कानून बनाता है तो वो भी आपके लॉ की परिभाषा में अच्छे से आराम से आता है, कोई इशू की बात ही नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनेंस। ये क्या है पहले जरा समझ ले, 2 मिनट लगेगा आपको। देखिए, ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा, और ये होते हैं हमारे राष्ट्रपति। कोई भी अगर कानून बनना है तो उसका प्रोसेस क्या कहता है कि पहले आप उस कानून से रिलेटेड बिल लाते हैं, है ना? बिल पहले आता है, और बिल किसी भी हाउस में आ सकता है। वो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। मान के चलिए लोकसभा में आया, यहाँ पास हो गया, फिर ये बढ़ता है कहाँ? राज्यसभा, वहां भी पास हुआ, और फिर जाता है ये राष्ट्रपति के पास। और ये राष्ट्रपति जी अगर अपना सपोज साइन कर दिए, तो फिर वो जो बिल था, वो बिल आपका बन जाता है एक्ट, यानी कि विधेयक। इसको हिंदी में कहते हैं विधेयक, इसे कहते हैं कानून। विधेयक बन जाता है आपका कानून राष्ट्रपति के सिग्नेचर लगने के बाद। लेकिन अगर मैं आपको एक कंडीशन दे दूं कि सर जी ये लोकसभा सेशन में नहीं है, मतलब कि लोकसभा छुट्टी पर है, आप ऐसे समझे। अभी आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लोकसभा छुट्टी पर है,
तो क्या केवल राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के वो कानून बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस स्थिति में जब आपको ऐसा लग जाए, उस स्थिति में जब आपको ऐसा लग जाए कि कोई एक हाउस या कोई एक सदन, पार्लियामेंट में देखिए कितने सदन होते हैं? दो। कोई भी एक सदन या दोनों सदन अगर छुट्टी पे हो और कानून बनाने की जरूरत आ ही पड़े, जैसे कोविड के टाइम में हुआ था, जरूरत है कानून बनाने की, लेकिन हाउस से सेशन में नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होते हैं, हमारे राष्ट्रपति, उन्हें यह पावर दिया गया है कि भाई आप एक टेम्पररी लॉ बना देना, टेम्पररी लॉ, क्योंकि अभी तो हाउसेज है नहीं सेशन में। तो आपने क्या किया? राष्ट्रपति को यह पावर दिया, आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ने अनुच्छेद 123 के अंदर राष्ट्रपति को यह पावर दिया कि आप एक लॉ बना देना। इसी लॉ को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस। इसी लॉ को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस, इसे हिंदी में कहते हैं अध्यादेश। ठीक है, इन तीनों को आप कानून का दर्जा देते हो, ये आपको याद रखना है। और ये सारी चीजों का वर्णन या मेंशनिंग अबाउट ऑल दीज प्रोविजंस आर देयर इन द आर्टिकल नंबर 13। इन सारी चीजों का वर्णन अनुच्छेद 13 में दिया गया है साफ तौर पे कि कानून की परिभाषा क्या होगी। क्यों 13 में दिया गया है? क्योंकि 13 में तो आपने लिखा है ना, 13 में संविधान में लिखा हुआ है, कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार का हनन कर दे, एनी लॉ दैट इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू द फंडामेंटल राइट्स शैल बी नल एंड वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। ये पूरी लैंग्वेज लिखी गई है, इसे मैं हिंदी में भी बोल देता हूं। कोई भी कानून जो किसी मौलिक अधिकार का हनन करती है उसे खत्म कर दिया जाता है। तो कानून की परिभाषा क्या है वो अनुच्छेद 13 में भी लिख दी गई है। लेकिन ऑब्जर्व कीजिए, क्या यहां पे मैंने ये शब्द लिखा? बिल्कुल नहीं, अमेंडमेंट शब्द मैंने लिखा ही नहीं है। और ये बात आपको नोट करने वाली है, संशोधन यानी अमेंडमेंट को कानून का दर्जा नहीं मिला हुआ है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। इस बात को ध्यान में रखिए आप। और भी इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं, मैं सब आगे बताऊंगा, अभी के लिए आप बस इतना जानिए, कानून का दर्जा इसे नहीं प्राप्त है। यानी कि क्या आप ये कह सकते हैं उल्टा, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसे हम लोग कहते हैं, उल्टा घूम करके कहना, है ना? आप क्या उल्टा घूम करके इस बात को कह सकते हैं कि सर ये तीनों मौलिक अधिकार का हनन नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ये कानून की परिभाषा में नहीं है तो ये तो कर सकता है। और हनन नहीं, बदलाव, मैं बात करूंगा चेंज करने की। आप थोड़ा अगर और सोफिस्टिकेटेड शब्द में अगर सुनना चाहेंगे तो परिभाषा ये कहती है कि ये तीनों का इस्तेमाल करके आप मौलिक अधिकार को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन अमेंडमेंट तो इसमें है नहीं, तो यानी संशोधन का इस्तेमाल करके, अमेंडमेंट का इस्तेमाल करके आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, यानी बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मौलिक अधिकार का शेप कुछ है, आपको शेप चेंज कर दिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट था जानना। अब एक आगे मैं एक और नया स्लाइड लेता हूं। चलिए, यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैंने बात की कि सर संशोधन का इस्तेमाल करके, संशोधन कौन से आर्टिकल में है? मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है बहुत अच्छे से, आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368। संशोधन का इस्तेमाल करके आप मौलिक अधिकार को बदल सकते हैं। लेकिन सवाल अब मैं आपसे यह पूछूंगा कि क्या मौलिक अधिकार में जो बदलाव आप कर रहे हो संशोधन का इस्तेमाल करके, अमेंडमेंट का इस्तेमाल करके, इफ यू आर चेंजिंग फंडामेंटल राइट्स बाय यूजिंग अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, तो क्या मैं ये मान लूं कि आपको जितना मन चाहे आप उतना चेंज कर दो? आप पे कोई लगाम नहीं डालूंगा मैं। आप सपोज पार्लियामेंट हो, आपने संशोधन किया और उस संशोधन से, उस अमेंडमेंट से आपने कुछ फंडामेंटल राइट्स के कुछ प्रोविजंस को चेंज किया, कुछ प्रावधानों को चेंज किया, आपने बदलाव किए, तो क्या मैं अलाउ कर दूं आपको कि जो बदलाव करने हैं कर देना? गलत। बदलाव भी देखिए एक सीमा तक होना चाहिए। किसी भी बदलाव, कोई किसी भी तरह का बदलाव हो, एक तरीके से होना चाहिए, और इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा जो बेसिक डिजाइन है उस चीज का वही बदल जाए, राइट? तो इसलिए आपको यहां ध्यान ये रखना है कि ये चेंज आपको करने का परमिशन तो जरूर है, मौलिक अधिकार को आप बदल सकते हो अमेंडमेंट का इस्तेमाल करके, लेकिन ये चेंज कितना भी चाहो, जितना भी चाहो उतना नहीं कर सकते हो आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में अपने ये बोला, बेसिक स्ट्रक्चर, कल भी मैंने इसको डील किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, जाओ करो बदलाव, बदलाव करना है ना,
क्योंकि पार्लियामेंट भी देखिए अपनी बातों पे सही थी। पार्लियामेंट कैसा कहना था कि सर समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं, है ना, रिक्वायरमेंट्स बदलते हैं, मतलब जो आवश्यकताएं हैं लोगों की वो बदलती हैं। अब अगर आप एक ही तरह से एक ही बात मान के बैठ जाओ कि यही मौलिक अधिकार रहेगा अगले 400 साल तक, गलत है। थोड़ा तो बदलाव होना चाहिए ना, क्योंकि समय के साथ सोसाइटी चेंज होता है, सोसाइटी की ज़रूरतें चेंज होती हैं। इसलिए ये कहा गया कि आप चेंज कर सकते हो संशोधन के जरिए, लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। बेसिक डिजाइन शुड नॉट बी चेंज्ड, बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी हैम्पर्ड इवन इफ यू आर डूइंग अमेंडमेंट एंड यू आर ब्रिंगिंग सम चेंजेस टू द फंडामेंटल राइट्स। क्लियर सी बात है। तो ये आपका जो मैंने जो आपको जो पूरी जो पकवान जो दी है बे, इस पकवान को अच्छे से एंजॉय करके खाएं, बिकॉज सवाल इतने में से ही पूछा जाएगा, राइट। अब आते हैं सवाल पे। सवाल देखिए क्या था, कैन आर्टिकल 368 मतलब क्या है? इसका मतलब है अमेंडमेंट चेंज फंडामेंटल राइट्स इन एब्सोल्यूट वे। क्या मौलिक अधिकार जितने हद तक चाहे उतने हद तक, आई मीन क्या संशोधन जितने हद तक चाहे उतने हद तक मौलिक अधिकारों का बदलाव कर सकता है? अब आप आंसर सोच सकते हैं क्या है आंसर है इसका, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये था आपके लिए एक सेशन, और एक और मैं आपको सवाल जाते जाते दे दूं, और अगले सेशन में मैं उसे डील भी करूंगा। सवाल देखिए आपका ये है, आपको मुझे ये बताना है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग क्या है? और ये अभी न्यूज में बहुत चल रहा है, इसलिए ये साफ तौर पे उतर के एग्जामिनेशन में आपकी बीपीएससी 69 की पीटी में देखने को मिल सकता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, अंग्रेजी में भी आप और हिंदी मीडियम दोनों के दोनों इसी शब्द पे बस ध्यान दीजिए कि डॉक्ट्रिन मतलब क्या है, सिद्धांत, और प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है ना, ओवर रूलिंग ये क्या है? इसके बारे में आप लोग सोचिए ढंग से, समय लेकर के गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, जहां से जो करना है कीजिए। जब मैं नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा आपसे एक नए सवाल के साथ, पहले वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड देन वी आर जस्ट गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द लेटर क्लासेस। ऑलराइट, तो आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशंस। कोई भी डाउट हो, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को रख दे एंड विल जस्ट गेट बैक टू दोज डाउट्स। ओके, सो एंजॉय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।